अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे एवरीथिंग वेरी विल बी फाइन। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ, एक्चुअली टू टॉपिक्स हैं, तो आई थॉट कि उनको इकट्ठा ही कवर कर दूँ। एक तो आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस आए थे कि जी हमें एसआईपी के बारे में बताएं कि एग्जैक्टली क्या है एसआईपी। और एक मुझसे क्वेश्चन हुआ था कि जी आप कोई 20 और 30 एजेस के जो भी इन्वेस्टर्स हैं, व्हाट यू सजेस्ट टू दैम कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए। आई थॉट दैट्स वैलिड पॉइंट। तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस, क्योंकि सब आपको सुनते होंगे जी एसआईपी कर लें, बैंक वाले कहते हैं एसआईपी कर लें, मैं कहता हूँ एसआईपी कर लें, दोस्त कहते हैं एसआईपी कर लें। तो क्या है एसआईपी? नथिंग, एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। आप लोग क्या करते हैं कि आप एक डेट डिसाइड कर लेते हैं और उसके बाद आपको एक उस रूल को यानी एज अ प्रिंसिपल आपको उस डेट को फॉलो करना है और आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, इसमें आप सेम डेट में जो है वो डजेंट मैटर जो भी प्राइस है उस इन्वेस्टमेंट में, यानी कि म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं या स्टॉक में लगा रहे हैं, आप प्राइस को अभी नहीं देखेंगे, आप ड्यूरेशन को देखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो ड्यूरेशन आपको डिसाइड करके देगा 10 साल 15 साल जो भी आपका हॉरिजन होगा कि उसमें मुझे क्या इन्वेस्टमेंट मिलेगी। ठीक है, और लेकिन ये है कि उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए और ये काफ़ी और इसमें रिस्क से आपने अवॉइड करना होता है, देखना होता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हैं। सिंपल वे में बताऊं, हमारे कंट्रीज़ में आप लोग सुना होगा, हमारे बड़े जो हैं वो डालते थे कमेटी, राइट? कमेटी क्या होती थी कि हर महीने की 10 तारीख को कमेटी हमें देनी ही देनी है, और जब हमारी बारी आती थी तो हमें मिल जाती थी। सेम वे ये है कि लेकिन इसमें भी मेथड क्या है कि इसमें आपने जो भी इंस्टीट्यूट आप जो है वो सिलेक्ट करेंगे, आप उनको पे करेंगे और वो फिर आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, जस्ट लाइक ए मीज़ान। तो अगर आप मीज़ान को ही देखें तो मीज़ान की अगर आप साइट पे जाएं तो ये आपको इसके बारे में बताते हैं। ये आपको क्या कहते हैं कि हम यानी एसआईपी में म्यूचुअल फंड ऑफर करते हैं। ठीक है, कन्वीनियंट वे टू सेव अप फॉर योर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव एट योर ईज। ऑल यू नीड टू डू इन्वेस्ट रेगुलरली। ठीक है, तो बेस्ट वे बैंक से बात करें, उनको अपनी डिमांड बताएं, रिक्वायरमेंट बताएं कि जी मैं मंथली इतना अफोर्ड कर सकता हूँ, इतने टाइम के लिए अफोर्ड कर सकता हूँ, और मुझे अप्रॉक्सीमेटली ये रिटर्न मेरे माइंड में है। लेकिन वो आपको फिर डेफिनेटली बताएंगे कि ठीक है, अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट करें और इस ड्यूरेशन में इस तरह करें तो अब तो इतना आपका जो है वो एवरेज रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, जिसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन भी करूंगा। कुछ चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट जेन में रखनी है कि जब भी आप एसआईपी की तरफ जाएं, ठीक है, तो मेक श्योर कि उसमें दो वे होते हैं एसआईपी में। म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्ट करना है, एक तो आपके पास वे है रेगुलर वे, जिसमें आप क्या करते हैं कि आप बैंक के पास जाते हैं, किसी दोस्त फ्रेंड्स के पास जो भी इस बिजनेस से इन्वॉल्व है उनके थ्रू ले लेते हैं, और एक आप डायरेक्टली बाय कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक आपने महाना के अंदर जो है वो उसको साइन कर लिया। ठीक है, अब कुछ चीज़ें आपको माइंड में रखनी है कि एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, जब भी आपने इन्वेस्ट करना है आपने ये मेक श्योर करना है कि इन्वेस्ट रेशियो क्या है। लाइक कि देखो, फ्री में तो कोई कुछ नहीं करता। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, फर्ज करें 100 रुपया, और उनका सपोज इन्वेस्टमेंट का जो एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो इसका मतलब है कंपनी 1 रुपया काट लेगी और 99 जो होगा वो इन्वेस्ट कर देगी। अब वो 1 रुपया का क्या करेंगे? डेफिनेटली अगर वो कंपनी चला रहे हैं या बैंक जो होंगे, उन्होंने सैलरी देनी है, बिल्स देने हैं, बड़ा कुछ है। ठीक है, सो दे बेसिकली यूज दैट मनी टू कवर द एक्सपेंस। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने ऑलवेज एसआईपी ओपन करने से पहले डिसाइड कर लेना है कि जी मुझे एक्सपेंस रेशियो एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो जो होती है वो डायरेक्ट प्लान में ज़्यादा होती है और दूसरे में नहीं। फिर एक होता है एग्जिट लोड, कि जब भी आपने फ़र्ज़ करें वो प्लान छोड़ना है, किसी वजह से कुछ हो जाता है, आप नहीं पूरा कर पाते, तो सम टाइम वो आपसे एग्जिट फीस लेते हैं उस फंड को छोड़ने की। कुछ फंड्स नहीं लेते, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि जी ठीक है, मैं एसआईपी स्टार्ट कर रहा हूँ, इतनी मेरी मंथली अमाउंट है और मुझे पता लग गया कि मेरा आपका ये एक्सपेंस रेशियो है, लेकिन अगर मैं किसी वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाता तो आपकी एग्जिट लोन जो फीस क्या है तो वो आपको बता देंगे कि जी ये इसकी फीस है। ठीक है, फिर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपको उस पर कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ता है, जो नॉर्मली 10%, 15%, 20-30 डिपेंड करता है किस कंट्री में हम कर रहे हैं, तो उसी लिहाज से जो है वो होता है। और एवरेज अगर आप देखें कि एवरेज रिटर्न जो आपको मिलता है
वो 10 से 12% तो मिल जाता है। आजकल तो खैर काफ़ी क्रेजी हुआ पड़ा है, स्पेशली पाकिस्तान में। इतनी रिटर्न दुनिया में कहीं भी नहीं है जैसे वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन एक एवरेज डिसेंट अमाउंट जो होता है वो सपोज आपका जो होता है वो 10 से 12% भी होता है, जिसको मैं आगे आपको शो करवाता हूँ। तो अब समझ लग गई आपको SIP क्या है। जस्ट नेम है, एक इन्वेस्टमेंट का डिसिप्लिन है। आप डिसाइड करते हैं कि जी मैं इतनी अमाउंट हर महीने इतने साल तक पे करूंगा, इस जगह पर पे करूंगा, इसमें इन्वेस्ट करूंगा और वो मनी ग्रो करेगी। एक चीज़ ज़हन में रखना, जिसको कंपाउंडिंग कहते हैं, कि सपोज अगर आपने पहले साल में 10,000 पे किया है जनवरी टू दिसंबर, अगले साल हो सकता है आपकी सैलरी बढ़ जाए, ठीक है, तो आप उसको फिर सिमिलर मत रखना 5 साल के लिए, मैंने 10,000 ही पे करना है 10 साल। नो, सही लिंक क्या होता है कि आप उसको इंक्रीज करो, बेशक 200 ही करो, तो दूसरे साल क्या कर दो, 10,200 कर दो पूरा साल, तीसरे साल 10,500 कर दो। तो इस तरह आपका क्या होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट बढ़ती जाएगी तो आपकी रिटर्न भी अच्छी आएंगे। तो लोग क्या करते हैं कि वो सेम अमाउंट को फिक्स कर देते हैं, जब दिल किया कभी खुद से डाल देते हैं, लेकिन नहीं। अब तो एवरी ईयर आप बैंक को बता देना कि जी मैं जो SIP करूंगा, पहले साल आप 10,000 में पे करूंगा 12 महीने, दूसरा साल जैसे एंटर होगा अप टू योर कैपेसिटी, ठीक है। अगर ना हो सके तो उनको इन्फॉर्म कर देना, अगर सही रहे तो उनको कहना जी दूसरे साल में 11,000 करूंगा, तो 11 हो गया, तीसरे साल में 12 करूंगा, तो डेफिनेटली इट विल वर्क लाइक दैट वे, ठीक है। तो इट्स द वे ऑफ SIP। मैंने आपको अभी मिसाल दे दी है अमेजॉन बैंक की, आप उनसे बात कर सकते हो, और महाना एब्सोल्युटली है ही है ऑप्शन में, तो उसको आप देख सकते हो। तो आई एम श्योर कि अगर इस SIP में स्टिल कुछ डाउट्स हो, हाँ, लोग कहते हैं जी SIP में व्हाट यू रिकमेंड, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड। फ्रैंकली स्पीकिंग, जो इस टाइम PSX में हो रहा है, मैं आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट करें। इंस्टेंट कि आपकी जो है पॉकेट डीप पॉकेट है। डीप पॉकेट का मतलब है कि आप अगर लॉस भी हो जाए तो टाइम का कोई प्रॉब्लम ना हो, 2 साल 5 साल आप वेट कर सको। इस टाइम जो हो रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं पिछले 1 माह से आउट हूँ, मैं मार्केट में कुछ बाइंग नहीं कर रहा, और मुझे नहीं लग रहा अगले 6 महीने मैं कुछ बाय करूंगा, क्योंकि कोई सेंस नहीं बन रही। ऐसे मैंने दुनिया की कोई मार्केट नहीं देखी जो स्ट्रेट जा रही है ऊपर। हर मार्केट में अप डाउन आते हैं, इस मार्केट की मुझे समझ नहीं आ रही, तो मैंने अभी होल्ड पे डाल लिया। और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू करें, क्योंकि वो एक स्टॉक वो डेफिनेटली गोल्ड में डाल रहे होंगे, तो डेट्स वाई म्यूचुअल फंड इज सेफ। तो ये मेरा आपको एडवाइस है। दूसरा, मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना चाह रहा हूं कि जी अच्छा क्वेश्चन है कि जी अगर हम अपने 20 और 30s में हैं, आप क्या रिकमेंड करते हैं। मैं इस पर डिटेल बात करूंगा फ्यूचर में भी, लेकिन आपको कुछ जनरल जो है वो मैं आइडिया दे देता हूं। सबसे पहले एक डिसिप्लिन चाहिए, बिसाइड कि मुझे पता है कि आजकल आप हर बंदा ये कह रहे हैं जी मेरी इनकम से ज़्यादा तो मेरा बिल आ रहा है, मेरे खर्चे आ रहे हैं। एब्सोल्युटली, जब तक तो आप इस सिचुएशन में हो, फ्रैंकली स्पीकिंग आपके लिए हार्ड है, ठीक है, इसको करना। लेकिन अगर सपोज आपकी ये सिचुएशन नहीं है, तो फिर आपके लिए रूल होता है 50-30-20 का। गौर से सुनना, डिसिप्लिन की बात, और आपको अपने आप को इसमें बिल्कुल टाइट करना पड़ेगा ये हैबिट बनाने के लिए, एटलीस्ट अ ईयर, फिर आपको आदत हो जाएगी। ये रूल मुझे क्या कहता है, 50-30-20, हर बंदे से आपने सुना होगा। 50-30 रूल ये कहता है कि जो आपकी इनकम जितनी भी है उसका 50% आप लगाएं अपने फिक्स एक्सपेंस पे, ठीक है। आपने घर का रेंट दे दिया, आपने बिजली का बिल दे दिया, अपने फ़ोन का बिल दे दिया, इंटरनेट का बिल दे दिया, यानी कि जो भी आपको मस्ट पे करना है, ठीक है। ये हो गया आपकी इनकम का 50%। 30% आप सेव करें या लगाएं अपने डिज़ायर्स के ऊपर। हमने सारी उम्र जोड़ना नहीं है कि जी मैं 60 के बाद जोड़ूंगा, यार 60 किसने देखा है, ठीक है, अभी भी जीना है हमने। तो 30% इनकम आप लगाएंगे अपनी डिज़ायर्स पर, कि जी मैं 30% सेव कर रहा हूं, मैंने वेकेशंस पे जाना है, मैंने पार्टी करनी है, मैंने मोबाइल खरीदना है, जो भी है 30 वो। पीछे जो बढ़ गया 20, उसको आपने सेव करना है इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये है रूल। अब इसमें रूल में एंटर होने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो स्लिपरी रिक्विजिट बोलता हूं मैं, क्या है। मेक श्योर कि आपके ऊपर कोई लोन नहीं होना चाहिए, यानी कि मोबाइल लोन, बाइक लोन्स है तो फर्स्ट पे ऑफ कर दो, ठीक है, क्योंकि बजटिंग तब भी बनेगी जब क्लैरिटी होगी। दूसरा, आपके पास कम से कम 3 मंथ के इमरजेंसी एक्सपेंस होने चाहिए, यानी कि किसी वजह से खुदा ना खास्ता अगर जॉब नहीं रही, कोई भी हो गया, तो यू हैव अ ऑप्शन कि आप 3 मंथ
अपनी उस सेविंग को यूज़ करके जब तक अगला काम नहीं मिलता तो आप उसको यूज़ कर सकें। तीसरी चीज़ यह है कि आपके पास इंश्योरेंस लाजमी होनी चाहिए, हेल्थ भी और लाइफ भी। वाई? आपने देखा होगा कि जब कोई बीमारी गले पड़ती है तो सब कुछ बिक जाता है घर का, राइट? सब लाना करे किसी के साथ टाइम आए, पर आपने देखा है कि ट्रीटमेंट सो एक्सपेंसिव। हम लोग ये तो सोचते हैं कि नहीं जी कि मैं इतना कैसे दो, अभी तो मैं यंग हूँ यार। दैट्स मेक्स, जितना भी आपकी एज है, आप जितने यंग हैं आपको पैकेज उतना चीप मिलेगा। तो थर्ड है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए और लाइफ इंश्योरेंस होनी चाहिए, और उसके बाद जो है ये आपके फिक्स एक्सपेंस में आ जाएगी, ठीक है? देन यू हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। तो 3 चीजें कवर हो गई कि आप कोशिश करें कि कोई लोन ना हो, अगर कोई लोन है तो ट्राई करें उसको पे ऑफ करने की एज सुन एज पॉसिबल। नंबर 2, आपके पास 3 मंथ का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, सेविंग होनी चाहिए। किसी वजह से अगर काम नहीं है तो आप जॉब वगैरह, यानी कि उस ड्यूरेशन को आप कवर कर सके। और थर्ड, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस होनी चाहिए, आपकी भी और आपके डिपेंडेंट की। अगर पेरेंट्स डिपेंडेंट हैं, लोग इसको नहीं समझते, लेकिन जब बीमारी कोई आती है तो पता लगता है कि घर का सामान भी बिक गया, अल्लाह ना करे। तो यू हैव टू मेक श्योर कि ये 3 चीजें प्लानिंग में होनी चाहिए, और देन यू हैव टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है? अब उस 20% में जो अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ लोग उसको 20% को सेव कर देते हैं स्टॉक में या म्यूचुअल फंड्स में। कुछ क्या करते हैं, 20 में 5% को कैश सेविंग अकाउंट में डालते चले जाते हैं और 15% को इन्वेस्ट करते हैं। इधर वे यू आर फाइन। मैं अगर होऊंगा तो मैं 15 कर लूंगा, मैं 5% को स्टिल सेव करता चला जाऊंगा, यानी इमरजेंसी फंड को इंक्रीज करता जाऊंगा, और बाकी 15% को जो है वो इन्वेस्ट कर दूंगा इन पाकिस्तान। अगर मैं पाकिस्तान से बाहर हूं, इंडिया में हूं या यूएस में हूं, तो मैं 20% ही इन्वेस्ट कर दूंगा स्टॉक में, क्योंकि मुझे पता है कि प्रिंसिपल बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है, रूल्स बड़े स्ट्रेट है, ठीक है? या मैनिपुलेशन नहीं होगी। तो दैट्स द एडवाइस टू यू। तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है? अब आ जाती है कि जी इन्वेस्ट कहाँ करना है, कि मुझे अब जी ऑप्शन बता दें। हमें किसी ने मुझे कहा कि जी हमें मेजोरिटी हमने वीडियोस देखी हैं तो इंडिया में तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, पाकिस्तान में नहीं है। यार हैं कुछ, ठीक है? मैं आपको अभी कुछ बता रहा हूँ, लेट्स सी। आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो महाना इन्वेस्टमेंट है। फर्ज करें आपने 2000 महीने की आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बच रही है तो आप 1000 महाना में लगा दें, बाकी 1000 आप किसी और फंड में लगा दें, ठीक है? अब वी कैन डिस्कस क्या है। तो एक तो ऑप्शन होगी महाना। अगर महाना नहीं है तो फिर आपके पास ना यूबीएल भी और मेजान भी, और मेजान के मैं आपको 3-4 फंड बता देता हूं। अब एक है अल मेजान म्यूचुअल फंड, इक्विटी मार्केट हाई रिस्क फंड। काफी फ्लक्चुएशन है, पैसे ज्यादा बनते हैं लेकिन हाई रिस्क है। इट इज वन चॉइस। ये भी म्यूचुअल फंड है जो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है मेजान का, इसकी रिटर्न रेशो अच्छी है। फिर है मेजान इस्लामिक फंड, इक्विटी मार्केट हाई रिस्क, ये भी। तीसरा आ जाता है MFPF, ये है कंजर्वेटिव एलोकेशन फंड, मीडियम रिस्क है। चौथा आ जाता है मेजान इस्लामिक फंड, इनकम मार्केट मीडियम। पांचवा आ जाता है मेजान गोल्ड फंड, अच्छा है। देखो मार्केट ऊपर नीचे जाती है, जो गोल्ड होता है ना, ये ऑलवेज स्टेबल। मैं हमेशा चाहूंगा कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट आपकी गोल्ड में हो। तो आप इन फंड को देख लो और इसमें आपकी रिसर्च में जो आपको बेहतर, यानी डिस्कस कर लो बैंक में भी, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से भी, जो भी आपको बेहतर लगता है आप इनमें इन्वेस्ट कर लो अपनी 20% को। और अगर इस वक्त स्टॉक मार्केट आई एम नॉट रिकमेंड, अगर आपने जाना ही जाना है तो आप ETF बाय कर लो, ठीक है? सिंगल स्टॉक में मत जाओ। तो ETF जो है यू हैव अ ऑप्शन टू बाय, ठीक है? तो 3 ऑप्शन हो गई, महाना हो गई, मेजान के ये मैंने आपको 4 फंड्स दिए ये हो गए, और आपके पास स्टॉक मार्केट में ETF हो गई। तो यू कैन इन्वेस्ट इन दैट, ठीक है? अगला आ जाता है कि जी हाँ, एक चीज़ रहेगी कि SIP में लमसम मनी डाल देनी चाहिए। देखो अगर आपके पास लमसम आ रहा है तो ठीक है, अगर मैं होऊंगा तो मैं लमसम नहीं डालूंगा, मैं उसका सम पोर्शन हर महीने डालता रहूँगा। यानी कि अगर मेरे पास 1 लाख एक्स्ट्रा है तो मैं 5-5 हज़ार डालता रहूँगा, तो इस चीज़ को करने के लिए। और जो लाख होगा उसको मैं बैंक में वक्ती सेविंग अकाउंट में रखूँगा कुछ टाइम के लिए। तो ग्रेजुअली वो एवरेज सेट होती चली जाती है। तो लमसम से बेटर ये है कि आप उसको स्लोली इन्वेस्ट करते चलें। ये भी चीज़ आई थॉट के कवर। तो आई एम श्योर कि अब आपको SIP की भी समझ लग गई होगी, और आपको 20s-30s के अंदर जो आपको बेसिक रूल फॉलो करने हैं वो भी होगा, और इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है ये भी आपको कवर हो गया होगा। नेक्स्ट कुछ 2 क्वेश्चंस थे आपके। पहला तो यही था कि हमें एडवाइस करें 2030 में क्या है, सैलरी अगर 30 से 50 हज़ार है तो क्या होना चाहिए, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया।
दूसरा वो कह रहे हैं कि जी JSMF ETF हो, वाओ गुड क्वेश्चन था कि जी अब JS वालों ने ETF बनाया, बड़ा मज़ा आया। तो आई हैव ऑल्सो और एक चीज़ मैं आपको लेट्स डिस्कस फर्स्ट कि अगर आपकी 2030s वालों, तो सपोज अगर आप 5,000 महीना इन्वेस्ट करते हैं और आपको 12% रिटर्न है, तो और आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो इसका होगा कि टोटल अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे यानी कि इतने ड्यूरेशन में, ठीक है, 10 सालों में 6 लाख, लेकिन मिलेगी कितनी? 11,61,695। देख रहे हो, इन्वेस्ट किया 6 और इधर आ गया आपका ऑलमोस्ट 1 मिलियन से ऊपर। सपोज आप इन्वेस्ट करते हो इसको, टाइम ड्यूरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप कर देते हो 20 साल के लिए इसको। देख रहे हो इन्वेस्ट कितना किया? 12 लाख, और मिला क्या? ऑलमोस्ट क्लोज टू 50 लाख। मैंने सिर्फ अमाउंट सेम रखी, रिटर्न भी सेम रखा, ड्यूरेशन बढ़ा दिया। 25 साल कर दूंगा अगर इसको ही, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट अच्छे टूल्स हैं, थिंक अबाउट इट। ये लो, कितना लगाया? 15 लाख, 5,000 हर महीना लगा रहा हूं, 12% रिटर्न पे 25 साल के इन्वेस्ट कर रहा हूं। ये ले जी, 15 लाख बन गया आपका क्लोज टू 95 लाख। और अगर यही 5 साल आप 30 साल के इन्वेस्ट करें, यानी 20 साल के आप हैं, 50 साल तक आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, नॉट अ बिग डील। ये लें, 18 लाख इन्वेस्ट किया और आप पहुंच गए जनाब 16 मिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ और 70-80 लाख के करीब। काम 5,000 लगा रहे हो। ये है पावर। अगर डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंट हो, यू कैन मेक मनी लाइक दैट। ये कैलकुलेटर का लिंक सरमाया वालों का है, अच्छा है, मैं इसको लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यू कैन प्ले विद दैट। आप कोई भी अमाउंट एंटर करो, एक्सपेक्टेड रिटर्न आजकल तो बहुत ज्यादा है। आजकल तो देख रहे हैं जी 19% पे है, लेकिन 19% पे अगर इस तरह ही चलता रहे और अगर हम 30 साल लगाएं, ये लें, हम तो पहुंच गए जी 90 मिलियन तक, ऑलमोस्ट 100 मिलियन तक। कहां से कहां चला गया 5,000 रुपया, अगर हमें 19 का रिटर्न नहीं मिलता रहे। तो ये मेक श्योर कर लेना, रिटर्न इंपॉर्टेंट है, सही रिटर्न रेट डालना, जितनी अमाउंट डाल सकते हो वो डालना, ड्यूरेशन डालना, और फिर मैच करना। इट विल हेल्प यू। तो मैं हमेशा जब भी इन्वेस्टमेंट करता हूं, मैं पहले इसको देख लेता हूं। ये आपका SIP कैलकुलेटर है, और मैं लिंक में डाल दूंगा। चलें जी, आ जाएं जी JS की तरफ। मज़ा आया JS ने यकदम, क्योंकि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा है ये वाला ETF, तो मुझे यकदम बहुत मज़ेदार किस्म का जो है वो इनका बोनस रिसीव हुआ। तो इन्होंने जी 53 पॉइंट, ऑलमोस्ट 53 रुपीज़ दिया इस पर, सॉरी, या 5 रुपीज़ समथिंग जो था वो आया इनका। तो मल्टीप्लाई कर लो इसको आप, ठीक है, 1,000 से तो कितना बन गया? 1,000 अगर आपके पास होता तो 5,300, और अगर 10,000 होता तो 53,000। तो दैट्स अ डिविडेंड। मेरी रिकमेंडेशन थी, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देखो, मैं आपको यही बोलूँगा, आप इसमें महाना का ETF भी है, मेज़ान का भी है, UBL का भी है, JS मोमेंटम का अच्छा है। एक फ्लक्चुएशन आता है कि जब भी आपको ये देंगे बोनस वगैरह तो वैल्यू नीचे जाएगी। एक दिन में गिरी है, देख रहे हो कहाँ से कहाँ गया, तो इधर आ गया ऑलमोस्ट। तो लेकिन दैट्स नॉर्मल, आप देखो आपको कितना इन्होंने बोनस दिया होगा। तो अब ये कह रहे हैं कि जी ये बोनस इनका 53.60 है। तो कहाँ पर मिलता है? अगर आपने 10,000 का 15,000 का लिया हुआ है, ठीक है ना, 1,000 अगर आपने फर्ज करें 15,000 के भी लिया था, तो 15,000 के पीछे आपको कौन 5,000 देता है? और आपका वो असल अमाउंट भी सेफ है। आई मीन बैंक नहीं देता, कितना दे रहा है लाख के पीछे? तो थिंक अबाउट इट, दैट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। तो ETF जिसने भी क्वेश्चन किया, आई हाईली रिकमेंड। अगर अभी ट्रेन छूट गई है तो एब्सोल्युटली बाय करके रख लो, 1,000 रख लो ETF, कोई मसला नहीं। जितने भी हैं मार्केट में एटलीस्ट 1,000 रख लो आप, अगर आप अफोर्ड करते हो। लेकिन इस वक्त स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करना, स्टॉक शेयर्स आर रियली ट्रिकी राइट नाउ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई है। और एक और भी है इनका दूसरा फंड भी मैं देख रहा था, ये JS ग्लोबल बैंकिंग ये एक्चुअली बैंक में इन्वेस्ट करते हैं मेनली। इनका भी बोनस जो है वो अनाउंस हो गया है, और ये 27-28, हाँ, तो ये बुक क्लोज हो गई है इनकी 28 अगस्त को। तो इन्होंने एक्चुअली 21.05 दिया, नॉट बैड। पहले 11 दिया था, एक ही साल में देखो ना, फरवरी में दिया इन्होंने 11 और फिर अगस्त में दिया 16, दोनों को मिलाओ कितना बन जाता है? तो पूरी साल की एवरेज बनती है ना पर एनम। तो अगर आपको इस तरह दो बोनस मिल रहे हैं, और है कितने का? 16 का, तो अगर 1,000 भी लिया हो 16,000 का, तो नॉट बैड राइट। डिविडेंड भी आ रहे हैं, मौजें भी हो रही हैं। तो ETF, थिंक अबाउट इट, ETF इज अ गुड। तो चले, ये हो गया, आपके दोनों क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। और अगेन
you have any question, you have my email ali_hassan57000@yahoo.com, और feel free to ask any question in a comment, और फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी. ठीक है, चलें, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर.